हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, फॉर DSSB, केवीएस या फिर HPSC, इन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर साइंस के जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट्स आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, और आज हम बात करेंगे पार्ट 4 में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में, और वन शॉट में ख़त्म करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट को। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5, एंड दैट इज फॉर द सिक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग, और वन शॉट में हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करके फिर आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसके नाम से ही क्लियर है। जो सर्किट लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं लॉजिक गेट्स। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स आर लॉजिक गेट्स। ठीक है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स को आपस में कंबाइन करके एक सर्किट बनाते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी कई बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, मतलब उसमें हम कोई भी बिट को स्टोर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इट डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट या फिर डेटा। किसी भी स्टेट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती। इसके अलावा एक और पॉइंट हम ऐड करते हैं कि ये होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे टाइम की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। आउटपुट के लिए हमें किसी पर्टिकुलर टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है यहाँ पे, इट, या फिर ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ the output of combinational circuit the output of combinational circuit depends only on present इनपुट। ठीक है। जो आपने प्रेजेंट में इनपुट पास किया है सिर्फ उसी को देखकर आउटपुट आएगा। मतलब यहाँ पे प्रीवियस क्या आउटपुट आया था उसको एज अ इनपुट, मतलब कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं आता ऑन प्रेजेंट इनपुट। तो प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है हमारा आउटपुट। ठीक है। सो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स आर एडर, सबट्रैक्टर, इसके अलावा इनकोडर, डिकोडर,
मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट है जहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई फीडबैक भी नहीं होता, नो फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं होती, कोई फीडबैक नहीं होता, और साथ ही साथ ये टाइम इंडिपेंडेंट सर्किट होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एडर के बारे में, और एडर में वी हैव टू टाइप ऑफ सर्किट्स, फुल एडर एंड हाफ एडर। तो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे, हम बात करने वाले हैं हाफ एडर के बारे में। तो मैं सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें डिस्कस करने वाली हूँ, कंप्लीट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहाँ पर की पॉइंट्स है हाफ एडर से रिलेटेड उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हाफ एडर होता क्या है, इसके बारे में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ लॉजिक सर्किट, इट इज अ लॉजिक सर्किट फॉर द addition of two 1-bit नंबर्स। टू 1-bit नंबर्स को ऐड करने के लिए हाफ एडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड हाफ एडर, इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हाफ एडर। ठीक है, अगर मुझे दो बिट्स को ऐड करना है, दो 1-bit के नंबर्स को ऐड करना है, सपोज आई वांट टू ऐड 1+0, तो इन दो 1-bit के नंबर को ऐड करने के लिए मुझे जो सर्किट रिक्वायर्ड होगा वो होगा हाफ एडर। 1+0 इज 1। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फुल एडर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो की पॉइंट्स क्या है कि हाफ एडर के अंदर हमारे पास दो इनपुट होते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बिट, मतलब दो 1-bit के नंबर होते हैं, तो दो इनपुट्स हैं एंड दो ही आउटपुट है, एंड दो ही क्या है, आउटपुट है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे या दो 1-bit के नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सम आएगा और एक कैरी आएगा। तो टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, एंड यहाँ पे जो टू आउटपुट्स हैं, टू आउटपुट्स आर सम फॉर एस एंड कैरी फॉर सी। ठीक है, तो हाफ एडर एक वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड कराएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज डिजाइंड टू ऐड टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, मान लेते हैं ए और बी वो नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स ए एंड बी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, तो आप जानते हो दो इनपुट में चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। अब यहाँ पे सम और कैरी लिख लेते हैं। अब देखो 0+0 इज 0 एंड देयर इज नो कैरी, 0+1 इज 1 एंड देयर इज नो कैरी, 1+0 इज 1, नो कैरी, बट 1+1 इज 0 एंड कैरी 1 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1+1 इज 0 और कैरी क्या जाएगा हमारे पास, 1 जाएगा। तो इस तरीके से होता है। देखो एक्चुअली में है क्या, अगर हम 1 में 1 को ऐड करेंगे, डेसिमल में तो आंसर 2 आता है, लेकिन क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो बाइनरी में जो 2 होता है वो 1 0 से रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये जो हमारा सम दिखाता है और जो ये आगे वाला है ये हमारा कैरी दिखाता है। दैट्स वाई 1+1 इज 0 एंड कैरी 1, इस तरीके से ये आता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें सम और कैरी की इक्वेशंस यहाँ पे याद करनी होती है। सो लेट मी रब दिस। देखो
अगर आपको इसकी ट्रुथ टेबल याद है और फॉर्मूला नहीं याद है तो आप टेबल को रिमाइंड करके भी इक्वेशंस बना सकते हो। कैसे? अगर हम बात करें सम की इक्वेशंस की, हाफ एडर की सम की क्या इक्वेशन होती है और कैरी की क्या इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे एस कर लेते हैं और यहाँ पर सी कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इस वाली ट्रुथ टेबल में, दिस इज योर ट्रुथ टेबल, ठीक है, इस वाली टेबल के अंदर आप देखो, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें सम और कैरी के लिए इक्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे सम की। तो आप देखो सम वाला जो कॉलम है, एस वाला जो कॉलम है, वो कहाँ कहाँ पर 1 है। तो जहां जहां पर एस की वैल्यू 1 है उस टाइम पर इनपुट में क्या कॉम्बिनेशंस है उस पर ध्यान देना है। और बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म फॉलो करते हैं सब सर्किट्स, वो होती है एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0 है, मतलब ए का हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज एसओपी के अंदर 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट टर्म एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द अनकॉम्प्लीमेंट टर्म। तो यहाँ पे 1 को हम कर देंगे बी, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट है ये, सो दिस इज अ प्रोडक्ट टर्म। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, और बी 0 है मतलब बी डैश। अब एसओपी के अंदर क्या हो जाता है, एसओपी के अंदर ये आपकी पहली प्रोडक्ट टर्म है, ये आपकी दूसरी प्रोडक्ट टर्म है, और एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा सम आ गया। अब हम बात करते हैं कैरी की। तो कैरी में क्या करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। कैरी में देखो कहाँ कहाँ पर 1 है, तो कैरी वाले कॉलम में सिर्फ एक जगह ही 1 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आप देखो क्या इनपुट कॉम्बिनेशन है, तो दोनों क्या है, 1 1 है। इट मीन्स आंसर इज ए बी। तो कैरी आपका हो गया ए बी। अब ए डैश बी प्लस ए बी डैश, अगर आपको याद हो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने लॉजिक गेट्स डिस्कस किए थे। लॉजिक गेट्स में ये जो इक्वेशन होती है हमारे जोर गेट की इक्वेशन। तो मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ए जोर बी। तो एग्जाम में आता क्या है, या तो आपसे पूछेंगे कि हाफ एडर करता क्या है, तो हाफ एडर की डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि ये दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने में हेल्प करता है और एज अ रिजल्ट सम और कैरी को प्रोड्यूस करता है। और सम की जो इक्वेशन है दैट इज ए और बी, या फिर ए डैश बी प्लस ए बी डैश, और कैरी की होती है ए बी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसका डायग्राम भी बना के फटाफट देख सकते हैं। ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया। इस तरीके से आपको जोर गेट बनाना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और यहाँ हम लगा लेते हैं एंड गेट, ठीक है, इस तरीके से। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, जहाँ पे हमारा एस क्या है, ए जोर बी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरी को, एंड कैरी इज ए बी। तो इस तरीके से हमने अपना हाफ एडर कंप्लीट किया। अब हाफ एडर में एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, फुल एडर को लाना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या है, अब देखो प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो अगर आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं, मान लो आपको ऐड करना है, लेट्स सपोज वी वांट टू ऐड 13 प्लस 11, ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 3 + 1, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर, मैं इनको अगर ये एग्जाम्पल ना लेके हम ये ले लेते हैं, अगर 13 को ही हम लिखते हैं किसमें, बाइनरी में, तो ये हो जाएगा 8 4 इस तरीके से, और ये हो जाएगा 8 और इस जगह 9 10 11, ठीक है। तो ये 13 हो गया, ये 11 का बाइनरी हो गया। इन्हें अगर ऐड करें तो आप देख रहे हो एक बारे में जो दो बिट्स ऐड हो रही हैं, इसके लिए तो हाफ एडर चाहिए। तो 1 + 1 कितना होता है, 0। अब कैरी आ गया 1, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 बिट्स हो गई है। तो 3 बिट्स को लगातार ऐड करने के लिए हाफ एडर सर्किट नहीं बना है, ये सिर्फ दो ही सिंगल बिट को ऐड कर सकता है। इट मीन्स दिस इज द लिमिटेशन फॉर द हाफ एडर। और इसी को रिमूव करने के लिए, इसी को ओवरकम करने के लिए हमें फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, फुल एडर की बात करते हैं। और एक चीज और है, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, स्टार पॉइंट है, वो कई बार पूछ लेते हैं ये वाली चीज। क्योंकि जो आपके नैंड गेट है और जो नॉर गेट है वो यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड और नॉर गेट की मदद से हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने नैंड गेट या कितने नॉर गेट लगते हैं एक हाफ एडर को बनाने में। तो यहाँ पे लिख लेना कि 5 नैंड गेट लगते हैं और 5 ही नॉर गेट लगते हैं, और 5 नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन
अ हाफ एडर। ठीक है, अब इनके जो डायग्राम है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज एमसीक्यू पेपर में डायग्राम तो नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन आपको इसका जो आइडिया है वो यहाँ से मिल गया है कि हाफ एडर को बनाने के लिए अगर सिर्फ नैंड गेट चाहिए है तो 5 नैंड गेट चाहिए, एंड सिमिलरली अगर नॉर गेट से बनाना है तो 5 नॉर गेट्स चाहिए। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है फॉर द एडिशन इज फुल एडर। ठीक है, तो फुल एडर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये डेवलप किया गया था, आप जानते हो किस लिए, ताकि ये हाफ एडर की लिमिटेशन को ओवरकम कर सके। सो डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ हाफ एडर। इसके अलावा ये करता क्या है, ये एक बारी में क्या कर सकता है, ये दो बाइनरी बिट्स को ऐड तो कर ही रहा है, देखो दो बाइनरी बिट्स को ऐड तो कर रहा है, और साथ में जो प्रीवियस कैरी आ रहा है उस कैरी बिट को भी ऐड कर सकता है। तो एट अ टाइम वी कैन बी एबल टू ऐड 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज यूज्ड टू ऐड 2 1 बिट बाइनरी नंबर ए एंड बी मान लेते हैं, एंड प्रीवियस कैरी। ठीक है, प्रीवियस जो कैरी है उसको भी ये ऐड कर सकता है, प्रीवियस कैरी। तो इन ऑल ये 3 बिट्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है, और यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं सी इन, कैरी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, द फुल एडर। कैसा है ये, इस फुल एडर के अंदर 3 इनपुट है और 2 क्या है, आउटपुट है। द फुल एडर इज अ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सम और कैरी के इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी आनी चाहिए, उसी के बाद ही हम सम और कैरी की इक्वेशंस यहाँ पे या फिर एक्सप्रेशंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है ए है एक हमारे पास इनपुट, एक बी इनपुट है, और एक प्रीवियस जो कैरी है उसे भी हमने एज अ इनपुट लिया हुआ है। और हमें मिल क्या रहा है, 2 आउटपुट मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो सम मिल रहा है और एक कैरी मिल रहा है एज अ आउटपुट। तो कैरी आउट कर लेते हैं उसे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 इनपुट में टोटल वी हैव 3 इनपुट में 2 की पावर 3 8 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से फिल कर लेते हैं। तो देखो, दिस इज 0 0 0, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 1। अब देखो, यहाँ पर सम निकालना है हमें, तो 0 + 0 + 0 सम 0, कैरी आउट भी 0। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, कैरी यहाँ पर भी 0। 0 + 1 1, 1 + 0 1 होता है, कैरी 0। 0 + 1 इज 1। ठीक है, और 1 + 1 इज 0, कैरी 1 गया है यहाँ पे। 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, तो यहाँ 1 कैरी, यहाँ पे भी 0। 1 + 0 इज 1, और 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 इज 0, यहाँ हुआ कैरी 1 चला गया इधर। 1 + 1 इज 0। ठीक है, कैरी 1 + 1, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, अगर हम बात करें इसकी, किसकी, 1 1 और 0 को ऐड करना है, तो 1 + 1 होता है 0, कैरी गया 1, 0 + 0 इज 0।
तो यहाँ पर सम में आएगा 0, कैरी में आएगा 1, और आखिरी क्या है 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, तो 1 और 1 ये सम होता है और ये कैरी होता है। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है 0 होता है, कैरी 1 गया, और 0 + 1 इज 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, मतलब सम 1 और कैरी आउट भी 1। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी ट्रुथ टेबल को बना लिया है। अब अगर हम बात करें सम की इक्वेशन की, तो आप देखो सम कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 जगह आपका 1 है, तो यहाँ पे एक इनपुट कॉम्बिनेशन ये देख लो इन दोनों का बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक बन रहा है लास्ट वाला। तो अगर हम यहाँ पे सम की इक्वेशंस निकालते हैं तो क्या बन जाएगी, दिस इज व्हाट, a डैश b डैश c। ठीक है, इसके लिए बता रही हूँ, पहले वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए, क्या बनेगा बताओ, a डैश b c डैश। थर्ड के लिए क्या बनेगा, ए बी डैश सी डैश, एंड फोर्थ के लिए बनेगा ए बी और सी, बिकॉज तीनों क्या है यहाँ पर 1 1 1 है। ठीक है, अब अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो के मैप बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसको हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सप्रेशन का आंसर चाहिए। तो अगर आप के मैप भी बनाओगे इसका तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। आंसर इज ए जोर बी जोर सी। दिस इज द इक्वेशन फॉर सम इन फुल एडर। ध्यान रखना एज और बीज और सी जितने भी आपके इनपुट थे उन सब का आपस में जोर कर दोगे तो वी विल गेट द सम इन द फुल एडर। और अगर बात करें कैरी की, तो कैरी आपका यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो इस टाइम पर देख लेते हैं क्या हमारी इनपुट है। तो एक हमारी इनपुट ये है और बाकी ये हमारे पास ये वाली भी है और ये वाली भी है। So this can be written as a dash b c plus a b dash c plus a b c dash plus a b और c। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो यूजिंग के मैप तो आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर, यू विल गेट ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप, यू विल गेट सी आउट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो आपको ये जो मेन एक्सप्रेशंस है इनको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस वाली स्लाइड के अंदर था सम एज और बी एंड कैरी इज ए बी, अब यहाँ पर सम बन गया एज और बीज और सी, और यहाँ पे कैरी आउट बन गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा एक और हम पढ़ते हैं, दैट इज बाइनरी एडर। तो बाइनरी एडर क्या होता है, बाइनरी एडर जो होता है, अच्छा उससे पहले यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर DSSS टीजीटी कंप्यूटर साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट तो आपको जरूर से लगाने हैं। सो यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है आप सबके लिए, 40+ मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो सिर्फ 175 रुपीज के सब्सक्रिप्शन के अंदर। 40+ मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो सिर्फ 175 के मिनिमल कॉस्ट में, और यहाँ पर +10 इज द कोड by which you can be able to access the mock test in such a minimal cost। और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस पे आप बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनरी एडर के बारे में। अभी तक हमने बात करी है कि अगर हमें दो बिट्स को ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं, या फिर 3 बिट्स को ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पूरा नंबर जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उन्हें ऐड करवाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, इसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी एडर का। ठीक है, बाइनरी एडर का। तो यहाँ पर है क्या, इसका जो एक बार डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एड टू n बिट, यहाँ पे कितने भी बिट के नंबर हो सकते हैं, 2n बिट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, 2n बिट बाइनरी नंबर्स, एंड इसके अलावा इट यूजेस अ नंबर ऑफ, यहाँ पे हम फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं, इट यूजेस अ नंबर ऑफ फुल एडर
इन कास्केड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो आपको 4 बिट के नंबर्स को ऐड करना है, 4 बिट पैरेलल एडर की अगर हम बात करें, लेट सपोज हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि 1101 विल बी एडेड टू 0110, 4 बिट के नंबर्स को ऐड करना है। तो क्योंकि यहाँ पर ये पूरा नंबर एक साथ ऐड करना है, इसके लिए आपको जितने भी बिट का ये एडर है उतने ही नंबर ऑफ फुल एडर्स लगाने पड़ेंगे कास्केडिंग में, और फिर बन जाएगा हमारा 4 बिट पैरेलल एडर। तो यहाँ पे टोटल हमको 4 फुल एडर्स लगेंगे, 4 फुल एडर्स रिक्वायर है इस बाइनरी एडर को बनाने के लिए। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट बना दूं तो इस तरीके से बनेंगे कुछ हमारे पास फुल एडर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम फुल एडर, इसे 0 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं 3। तो जितने बिट के नंबर को आपको ऐड करना है, आपको उतने ही फुल एडर्स कास्केडिंग मतलब एक के बाद एक लगाने हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये जो नंबर है वो ए है, और ये जो नंबर है वो क्या है, बी है। तो कैसे करोगे यहाँ पर, जो ये इसको हम बोलते हैं 0 1 2 और 3, इसकी पोजीशन है। तो हमें A0 वाले बिट को B0 से ऐड करना है। तो इस तरीके से बनता है इसका डायग्राम। हालांकि डायग्राम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं बता देती हूँ आपको, इस तरीके से बनता है ये। दिस इज A1 एंड दिस इज B1, दिस इज A2 एंड दिस इज B2। ये होता है आपका A3 एंड दिस इज B3। और यहाँ पे प्रीवियस कैरी भी आता है, आपको पता है फुल एडर में। तो 1 2 एंड 3, तीन हमारे पास क्या होगा, इनपुट हो गए। और 3 इनपुट के बाद यहाँ से जो कैरी निकलेगा वो बन जाएगा हमारा C0, और साथ में निकलेगा सम S0। सिमिलरली यहाँ से निकलेगा कैरी C1 और सम निकलेगा S1। सिमिलरली यहाँ से कैरी आएगा C2 और सम आएगा S2, और लास्ट में दिस इज S3, और यहाँ से जो कैरी आएगा वो आएगा C3, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं सी आउट। तो इस तरीके से कास्केडिंग में हमें लगाने पड़ते हैं फुल एडर्स, और इस तरीके से आपको मिलता है क्या, यहाँ पे हमें मिलता है बाइनरी एडर। अब कई बार आपसे क्या पूछ लेते हैं, यहाँ पर आपसे ये पूछ लेते हैं कि m बिट का अगर आपको बाइनरी एडर बनाना है, पैरेलल बाइनरी एडर बनाना है, तो कितने फुल एडर्स रिक्वायर्ड है। अब आप देखो जो हमारा सबसे पहले वाला जो LSB वाला, ये LSB होता है, ये MSB होता है। जो LSB वाला हमारा सर्किट है, तो आपको पता है स्टार्टिंग में तो कोई कैरी होता नहीं है, तो इस केस में हमें इसको हमेशा 0 मानना होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो सबसे इनिशियल जो हमारा फुल एडर है वहां पर हम चाहें तो यहाँ पर हाफ एडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो हमें कोई कैरी मिलती ही नहीं है। जो सबसे एंड की बिट होती है, जैसे 1 + 0 है, यहाँ पे 1 + 0 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पर तो कोई कैरी आ ही नहीं सकता, बिकॉज पहली बार LSB पे तो कैरी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर फुल एडर की जगह हम चाहें तो हाफ एडर को भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप HA लिख दोगे, हाफ एडर। ठीक है, यहाँ पे HA हो जाएगा, और उस टाइम पे हमें इसको बाय डिफॉल्ट 0 करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज जो हाफ एडर है वो तो दो ही इनपुट A0 और B0 पर ही आपको आंसर निकाल के दे देगा। तो दो तरीके से हम बनाते हैं आपके m बिट बाइनरी एडर को। या तो आप क्या करो, सारे के सारे फुल एडर्स लगाओ, या फिर आप एक हाफ एडर लगाओ और m-1 फुल एडर लगाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर m bit parallel binary adder, we need either m फुल एडर, या तो आप सारे के सारे फुल एडर ही लगाओ, ठीक है, m फुल एडर्स, और क्या है आपके पास तरीका, m-1, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया ना। तो m-1 तो आप लगा लो यहाँ पे, एक जस्ट अ मिनट,
m-1 लगा लो फुल एडर्स, एंड जो लास्ट वाला है एंड 1 हाफ एडर भी लगा सकते हो। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं बाइनरी एडर को, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो जितने बिट के वर्ड को आपको ऐड करना है उतने ही नंबर ऑफ फुल एडर को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फर्स्ट मेथड की तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक छोटे से क्वेश्चन की, अगर एग्जाम में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिल जाता है इस तरीके से, मैचिंग वगैरह अक्सर आती रहती है एग्जाम में। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन ये मिलता है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ए बी और सी। लेट्स सपोज यहाँ मिलता है 2 बिट्स, यहाँ मिलता है n बिट्स, यहाँ मिलता है 3 बिट्स, ठीक है, और यहाँ मिलता है आपको फुल एडर, यहाँ आपको मिलता है हाफ एडर, और ए में आपको मिलता है बाइनरी एडर। बाइनरी एडर तो क्या हो जाएगा, इस मैचिंग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका आंसर बनेगा 2 बिट्स के लिए वी नीड अ हाफ एडर, ठीक है, जो सेकंड है 3 बिट्स के लिए वी नीड अ फुल एडर, और जो आपका थर्ड है n बिट्स के लिए वी नीड अ बाइनरी एडर। तो इस तरीके से आपको मैचिंग में भी मिल सकता है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हाफ सब्ट्रैक्टर को। आई होप आप इस सेशन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर की। जैसे हम एडिशन के लिए लॉजिक सर्किट बनाते हैं, इस तरीके से हाफ सब्ट्रैक्टर भी होता है जो आपके दो बाइनरी बिट्स को एक बारी में सब्ट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं फुल एडर के अंदर कितने नैंड गेट्स और नॉर गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं फुल एडर को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसमें भी हमें यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें नैंड की और नॉर गेट्स की, तो यहाँ पे 9 नैंड गेट्स और 9 नॉर गेट्स रिक्वायर होते हैं इन ऑर्डर टू डिजाइन अ फुल एडर सर्किट, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ फुल एडर, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और इसके साथ साथ कई बार ये भी पूछते हैं कि फुल एडर को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग हाफ एडर, तो कितने हाफ एडर लगने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा ए पार्ट हो गया, एंड इसके बाद जो बी पार्ट है वो क्या होगा, that to construct a full adder we require 2 half adders, 2 half adders प्लस में 1 और गेट। तो 2 हाफ एडर और एक और गेट की हेल्प से आप एक फुल एडर को बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा अपने फुल एडर को, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाइनरी एडर। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर को। तो क्या होता है हाफ सब्ट्रैक्टर, अगर हमें दो सिंगल बिट के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होते हैं यहाँ पे, और इसके बारे में इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। आउटपुट्स इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज अ लॉजिक सर्किट फॉर द subtraction of two 1-bit numbers, ठीक है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं, लेट सपोज हमें क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है,
तो यहाँ पे जो ए है इट इज कॉल्ड एज माइन्यूएंड बिट, माइन्यूएंड बिट कहते हैं इसे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज कॉल्ड एज सब्ट्राहेंड बिट, सब्ट्राहेंड बिट। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हम मान लेते हैं कि हमने ए में से बी को माइनस किया और हमें क्या मिला एज अ रिजल्ट, हमें मिलता है डिफरेंस और बोरो मिलता है। तो यहाँ पे जो दो आउटपुट होते हैं वो होते हैं बोरो, तो इसे मैं डिनोट करती हूँ लेटर बी आउट कर लेते हैं, बोरो आउट, और यहाँ पर हमें एक मिलता है डिफरेंस जिसे हम डिनोट कर रहे हैं डी लेटर से। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेते हैं ट्रुथ टेबल फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर, ट्रुथ टेबल। तो कैसे बनेगी, एक हमारे पास ए है एक हमारे पास बी है, तो दो इनपुट में हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो यहाँ बनेंगे हमारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे दिस इज डिफरेंस एंड दिस इज बी आउट फॉर द बोरो। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे करना क्या है, जीरो में से अगर हम जीरो को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंस जीरो और बोरो भी जीरो। जीरो में से वन को आप माइनस नहीं कर सकते, सो यहाँ पे आंसर वन आएगा और बोरो आपको वन लेना पड़ेगा। वन माइनस जीरो इज वन, बोरो नहीं आएगा। वन माइनस वन इज जीरो और बोरो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये हमारी बन गई ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल को देखते हुए हम यहाँ पर डी और बी आउट की जो इक्वेशंस है वो निकाल सकते हैं, इनका जो एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप जानते हो, जहां जहां पर डिफरेंस में आपका वन है वहां पर जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसको नोट करो, एंड सिमिलरली जहां जहां पे बोरो आउट में वन है उस टाइम पर जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसे नोट करो। तो अगर हम बात करें डी की, तो डी में आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, दिस इज a dash b if we are following SOP and this is AB dash। तो अगेन आप देख पा रहे हो यहाँ पे SOP में अगर रिप्रेजेंट करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, ये A डैश B प्लस AB डैश, और ये बनता है हमारा A जोर B। इसके बाद अगर हम बोरो आउट को निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो बोरो आउट में जहां पर वन है उस टाइम पर हमारा क्या है, ए डैश बी है इनपुट कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हमने बोरो की और डिफरेंस की जो एक्सप्रेशंस है उन्हें कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज डिफरेंस। तो अगर आपको टेबल भी याद है और फॉर्मूला आप मान लो भूल जाते हो, जो एक्सप्रेशन है वो आप भूल जाते हो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ट्राई टू रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस ताकि आपका टाइम एग्जाम में बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, अगर हम बात करें हाफ एडर की, तो हाफ एडर में जो सम आया था वो हमारा आया था एज और बी, और जो कैरी आया था वो आया था ए बी। अब अगर हम बात करें हाफ सब्ट्रैक्टर की, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है एज और बी, ए जोर बी है ये। ठीक है, जोर गेट लगा हुआ है यहाँ पे ए जोर बी, लेकिन जो हमारा बोरो है वो यहाँ पर ए बी ना होके क्या हो गया है, ए डैश बी। तो इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें इतना ही आएगा। अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं, वैसे बोलेंगे तो नहीं, ऑप्शंस में अगर पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिक डायग्राम फॉर द हाफ सब्ट्रैक्टर, तो उसके बारे में देख लेते हैं कैसे बनेगा। सिंपल है, हमारे पास एक ए है, ठीक है, हमारे पास एक बी है, हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का जोर करना पड़ेगा इस तरीके से, और जो हमारे पास बोरो है वो कैसे आ जाएगा, ए का हमें नोट करना पड़ेगा बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ से जो बी है वो आपको ऐसे मिल जाएगा, इन दोनों का आपको एंड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ मिलता है डिफरेंस, यहाँ मिलता है हमें बी आउट बोरो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए डैश बी एंड दिस इज इक्वल टू ए जोर बी। क्लियर है, ये ए है। ठीक है, इस तरीके से हमने कंप्लीट किया हाफ सब्ट्रैक्टर को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे फुल सब्ट्रैक्टर की। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर की।
नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है वो आने वाली है फुल सबट्रैक्टर की। तो आई होप आपको यहाँ तक तीनों कॉम्बिनेशनल सर्किट समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस फुल सबट्रैक्टर। तो जो प्रॉब्लम हमारे पास हाफ एडर और फुल एडर के साथ थी वही यहाँ पर भी है। देखो, जो हाफ सबट्रैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स को ही एक साथ सबट्रैक्ट कर सकता है। अगर 3 बिट्स हो गई तो वहां पर ये काम नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें फुल सबट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जैसे मान लो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 0 1 और यहाँ पे लिख दिया 0 1 और 1 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस 1 इज 0। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हमें एक बोरो की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर 3 बिट्स हो गए एट अ टाइम में, लेकिन इसके लिए हाफ सबट्रैक्टर काम में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 बिट्स हो चुके हैं, एक बोरो हमारे पास आ चुका है। तो इसके लिए हमें फुल सबट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं फुल सबट्रैक्टर की। इसके बाद हम बात करेंगे जल्दी जल्दी हम बात करेंगे इनकोडर, डिकोडर एंड डीमक्स एंड मक्स। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज हमने सब कुछ एक साथ कंप्लीट करना है, सो दैट हम एक ही शॉट में पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे कंप्लीट कर सके। सो अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखवाना चाहूंगी वो ये है कि इट overcomes the limitation या फिर डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ हाफ subtractor. Second point is the full subtractor is a combinational circuit with 3 यहाँ पर इनपुट्स होते हैं, 3 इनपुट बिट्स होती हैं। 3 इनपुट्स मान लेते हैं A, B and C, and it has 2 outputs। 2 आउटपुट्स होते हैं यहाँ पे, डिफरेंस एंड बोरो, बी आउट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल। देखो कैसे बनेगी। हमारे पास 3 इनपुट है, ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ए बी सी 3 बिट्स को हमें सबट्रैक्ट करना है एट अ टाइम, और यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास डिफरेंस, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है बोरो आउट, जो फाइनल बोरो मिलेगा हमें वो, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं कैसे बनेगी हमारी ट्रुथ टेबल, और उसको देखते हुए हम बाद में निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो। तो 3 इनपुट्स में वी हैव 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, सो डिफरेंस 0, बोरो भी 0, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 माइनस 1 इज, यहाँ पे डिफरेंस भी 1 एंड बोरो भी 1। 0 माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, तो वी नीड अ डिफरेंस, हमारा आएगा कितना, बना जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 और 0। तो 0 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो हमें डिफरेंस तो 1 मिलेगा और बोरो भी 1 मिलेगा। बोरो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये वाला 1 और ये वाला 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो बोरो हमारे पास जो था वो तो हमारे पास 1 ही था, और डिफरेंस भी कितना आ गया, 1 आ गया, तो बोथ आर 1 1, ठीक है। अब इसके बाद 0
में से 1 और 1 ये ऐसे है, तो 0 माइनस 1 इज 1 होता है, बोरो 1 होता है, यहाँ पे बोरो कर देते हैं, और 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे डिफरेंस 0 आया और बोरो कितना आया आपके पास 1 आया। तो इधर यहाँ पे लिख दो कि जो डिफरेंस है वो आया है 0 और बोरो कितना आया है 1 आया है। इसके बाद है 1 0 0, तो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1, तो यहाँ पर 1 और बोरो आया ही नहीं। अब 1 माइनस 0 कितना होता है 1 होता है, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 0 1 में है ना, तो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो ये भी 0 और ये वाला भी 0 आ गया। इसके बाद 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0, तो दोनों आ गए आपके 0 0। इसके बाद 1 माइनस 1 ये कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप ऐसे खुद से करेंगे देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। तो 1 1 और 1 है, माइनस करना है, सो 1 माइनस 1 कितना होता है 1 माइनस 1 इज 0, और 0 माइनस 1 तो हो नहीं पाएगा, तो 0 माइनस 1 के लिए भी आंसर आएगा हमारा 1 डिफरेंस में, और बोरो में हमें यहाँ पर 1 चाहिए पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर इज 1 एंड 1। तो इस तरीके से हमने बना ली अपनी ट्रुथ टेबल। अब क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो, बी आउट। तो देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एक्सप्रेशन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे आपके डिफरेंस के अंदर 1 है, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पर इनपुट कॉम्बिनेशंस लिख लो। तो ये वाला लिखेंगे, ये लिखेंगे, देन ये लिखेंगे, इसके बाद लास्ट वाला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस के लिए जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज ए डैश बी डैश सी, जहाँ 0 वहाँ कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 1 वहाँ अनकॉम्प्लीमेंट, प्लस ए डैश बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस क्या हो जाएगा इसके बाद हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं जब यूजिंग के मैप, तो जो आंसर मिलता है वो मिलता है ए जोर बी जोर सी। इसके बाद हम बात करते हैं बी आउट मतलब बोरो आउटपुट की। तो यहाँ पर देखो एक बार 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। अब इन वंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके सामने था उसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ए डैश बी डैश सी बनेगा, प्लस एक बनेगा ए बी मतलब ए डैश बी सी डैश, प्लस एक बनेगा हमारे पास ए डैश बी सी, और एक और बनेगा लास्ट वाला दैट इज ए बी और सी। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं ए डैश और सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे बी डैश प्लस बी। उसके बाद इसको लिख लेते हैं एज इट इज ए डैश बी सी डैश प्लस ए बी सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दिस विल बी ए डैश सी बिकॉज बी डैश प्लस बी इज 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए डैश सॉरी बी आएगा बीच में, फिर आएगा सी डैश प्लस ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से और इसमें से हम ए डैश को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सी प्लस बी सी डैश और साइड में चल रहा है ए बी सी। अब आपको पढ़ाया था मैंने एब्जॉर्प्शन रूल, ठीक है। सी प्लस बी सी डैश, तो क्या हो जाएगा, ये सी प्लस बी बन जाएगा, ए डैश आगे चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है ए बी सी। So this will be written as A dash C plus A dash B प्लस ए बी सी। हालांकि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं एक बार सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ऐसे हमने लिख दिया ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से बी कॉमन निकाल लेते हैं। तो बी कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट ए डैश प्लस ए सी। अगेन अप्लाई एब्जॉर्प्शन रूल, तो ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा ए डैश प्लस का सी। तो यहाँ से हमें ये टर्म मिल गई और ये वाली टर्म हमारे पास रखी हुई है एज इट इज़। अब इसको हम लिख देते हैं कंबाइंड करके, ए डैश सी ये था, प्लस में हमें यहाँ मिला बी, इसे खोल लेते हैं बी ए डैश प्लस बी सी। सो दिस इज द आंसर फॉर द
borrow out. I can write it as a dash b plus a dash c प्लस बी सी। तो ये आपकी बनती है फाइनल इक्वेशन फॉर बोरो आउट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे डी वाले को तो आपको मिलेगा एज और बीज और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस याद रखनी है। ये होती है हमारी बोरो आउट की और वो होती है हमारे पास डिफरेंस की। तो आप देख पा रहे हो फुल एडर की अगर हम बात करें तो फुल एडर में जो आंसर आया था सम का वो आया था एज और बीज और सी। ठीक है, और यहाँ पे जो कैरी आया था वो आया था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हमारे पास जो फुल सब्ट्रैक्टर है उसमें डिफरेंस तो सेम आया है एज सम, बट जो हमारा बोरो आउट है वो क्या हो गया, वहाँ पे बस ए डैश बी और ए डैश सी लग गया है, बाकी सब कुछ सेम ही आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जो हम पढ़ने वाले हैं डिकोडर्स एंड इनकोडर्स। तो मैं फटाफट बता देती हूँ आपको डिकोडर्स क्या होते हैं और यहीं पे बात कर लेते हैं इनकोडर्स की। ठीक है, यहीं पे हम बात कर लेंगे इनकोडर्स की। तो देखो बहुत सिंपल होते हैं डिकोडर्स और इनकोडर्स। देखो डिकोडर बेसिकली क्या है, ये एक वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो किसी भी बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो कि n इनपुट लाइन से आ रही है उसे कन्वर्ट करता है टू द मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n यूनिक आउटपुट लाइंस। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली डेटा को डिकोड करने के लिए और डेटा को इनकोड करने के लिए। तो कन्वर्जन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इनकोडर और डिकोडर्स का। तो डिकोडर में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे याद करो। देखो इट हैज़, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इट हैज़ n इनपुट लाइंस। जितना हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हम पढ़ लेते हैं। इट हैज़ n इनपुट लाइंस। अब यहाँ पे कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेट सपोज अगर हमें 4:16 लाइन डिकोडर भी कहते हैं इसे, 4:16 लाइन डिकोडर को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग लेट सपोज यूजिंग 3:8 लाइन डिकोडर। तो कितने 3:8 लाइन डिकोडर रिक्वायर्ड होंगे 4:16 लाइन डिकोडर को बनाने के लिए? तो क्या करोगे आप, इस वाले के आउटपुट लाइन को इस वाले के आउटपुट लाइन से डिवाइड करोगे। 16/8 इज वी गेट 2, अगेन 2/8 इज वी गेट समथिंग लाइक 0.25, है ना। तो यहाँ पे 2 और ये तो ऑलमोस्ट 0 ही हो गया, राउंड ऑफ करेंगे तो इसको, तो 2 + 0 इज हमें क्या मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक जो आपका क्वेश्चन है वो 1 या 1 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आता है। तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 5:32 लाइन डिकोडर को अगर हमें बनाना है, कैसे 5:32 लाइन डिकोडर को हमें बनाना है अगर यूजिंग 2 to 4 लाइन डिकोडर, 2 to 4 लाइन डिकोडर। तो कितने 2 to 4 लाइन डिकोडर रिक्वायर्ड होंगे, इसका जो आंसर है वो आप देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, बात करते हैं इनकोडर्स की। इनकोडर्स क्या होते हैं, तो बस इसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन करते हैं हमारे डिकोडर। उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 की पावर n इनपुट लाइन्स है और n क्या होती है, आउटपुट लाइन होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट हैज़ 2 की पावर n होती है आपके पास इनपुट लाइंस एंड n होती है आउटपुट लाइंस। क्लियर है, इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम की तो कैसे बनाएंगे, दिस इज इनकोडर और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n डैश डैश कर लीजिए। 2 की पावर n क्या है, इनपुट लाइंस है और यहाँ पे n क्या है हमारे पास, आउटपुट लाइंस है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक इनेबल लाइन भी होती है सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं इनकोडर के वो कौन कौन से बन सकते हैं, बेसिकली आपसे यही पूछते हैं इनपुट लाइंस आउटपुट लाइंस कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा बन सकता है 8 to 3 लाइन इनकोडर।
मतलब यहाँ पे आपने ऑक्टल नंबर कोई पास किया, उसका बाइनरी आपको ये निकाल के दे देगा, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहला एग्जांपल हो गया। इसके अलावा वी हैव यहाँ पर हम डेसिमल टू BCD इनकोडर बना सकते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर बना सकते हैं। इस टाइप के यहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रायोरिटी इनकोडर, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, कई बार वहां से भी पूछ लेते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ इनकोडर होता है। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, इससे ज़्यादा तो यहाँ से पूछेंगे भी नहीं। तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या होता है? एक स्पेशल इनकोडर है। इसमें होता क्या है, इनपुट लाइंस को प्रायोरिटी मिलती है। लेट सपोज आपकी जो इनपुट लाइन्स है वो अगर एक से ज़्यादा इनपुट लाइन क्या है, एक्टिव है, वन है एक सेम टाइम पे, तो यहाँ पर जिस भी इनपुट लाइन की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स की। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर अस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर्स की, जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मक्स। मल्टीप्लेक्सर्स क्या बोलते हैं, इन्हें हम मक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ हम पढ़ते हैं डी मल्टीप्लेक्सर्स। डी मल्टीप्लेक्सर्स जिन्हें हम डीमक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, तो ये वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी इनपुट लाइन से डेटा आ रहा होता है, तो उनमें से किसी एक सिंगल लाइन को अगर हमें सेलेक्ट करना है और आउटपुट लाइन पर उसे डिस्प्ले करवाना है, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ पर कंट्रोल या फिर सिलेक्शन लाइन्स का रिक्वायरमेंट होता है कि उसका यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर इनपुट लाइन को सेलेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में जो टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स अलग अलग लोकेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और वो सेम ही एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम पे ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। तो मैनी से वन में कन्वर्ट हो गया, तो मैनी टू वन के लिए हम मक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड वन टू मैनी के लिए हम डीमक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके शॉर्ट पॉइंट्स लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, इट हैज़ 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं। कई बार बच्चे इनमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस में कितनी इनपुट लाइंस रहती हैं, और इनकोडर और डिकोडर में कभी भी सिलेक्शन लाइंस नहीं होती है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं एंड 1 आउटपुट लाइन होती है। 1 क्या होती है, आउटपुट लाइन होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, तो मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ करते हैं मैनी टू वन के लिए, मैनी टू वन के लिए। ठीक है, इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा सेलेक्टर्स। डेटा सेलेक्टर्स भी कहते हैं इन्हें, बिकॉज मल्टीपल इनपुट लाइन में से किसी एक लाइन को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो n होती है, n 2 की पावर n है ना, यहाँ पे जो n है, दीज आर सिलेक्शन लाइन्स। सिलेक्शन लाइन, और सिलेक्शन लाइन के इनपुट कॉम्बिनेशन को देखते हुए ही हम पर्टिकुलर इनपुट लाइन को सेलेक्ट करते हैं और आउटपुट पर डिस्प्ले करा देते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। तो कुछ इस तरीके से बनता है मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम। तो मान लेते हैं ये n:1 का बनता है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज वी हैव 2 की पावर n इनपुट लाइन्स हैं। यहाँ पर n हो गई सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है, n क्या हो गई, सेलेक्ट लाइन्स भी कह सकते हो इसे, सेलेक्ट लाइन्स। और एक हमारे पास सिंगल क्या होती है, y मान लो आउटपुट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है। ठीक है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का मेन काम बेसिकली होता है कि पैरेलल टू सीरियल जो ट्रांसमिशन है, या फिर सीरियल जो सीरियल से लेकर मतलब सीरियल टू मल्टीपल ट्रांसमिशन में
बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर के आपने जो देखे होंगे, वो देखे होंगे आपने 2:1 मार्क्स देखा होगा, है ना। इसके अलावा 4:1 मार्क्स देखा होगा। देन वी हैव 8:1 मार्क्स। तो 2 की पावर में ही होती है इनपुट लाइन्स हमेशा। 16:1 मार्क्स देखा होगा। अब कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि 8:1 मार्क्स में कितनी सिलेक्शन लाइन्स है। तो आप जानते हो कि 8:1 मार्क्स के अंदर जो ये 8 है, ये इनपुट लाइन है और इनपुट लाइन 2 की पावर n होती है। तो 2 की पावर n अगर 8 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। तो ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी गेट n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 होगी सिलेक्शन लाइंस, बिकॉज n क्या होती है, सिलेक्शन लाइंस होती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। और डी मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब यहाँ पे ये एक सिंगल इनपुट रिसीव करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है सेवरल आउटपुट लाइन्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट हैज only one input line, only one input line होती है। एंड 2 की पावर n क्या होती है, यहाँ पे 2 की पावर n होती है आउटपुट लाइन। एंड यहाँ पर भी n क्या होती है, सिलेक्शन लाइन्स, या फिर सेलेक्ट लाइन्स भी कह सकते हैं, सेलेक्ट लाइन्स होती हैं, ठीक है। सो होता क्या है, एट अ टाइम ओनली वन आउटपुट लाइन विल बी सिलेक्टेड बाय द सेलेक्ट लाइन, ठीक है। तो जो आउटपुट लाइन है उनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब जो इनपुट लाइन है ना, वो किसी एक ही आउटपुट लाइन पे आती है ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं हम किन्हें, डीमल्टीप्लेक्सर को। तो यहाँ पर इसका एक और नाम होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं इसे। इसका ब्लॉक डायग्राम देखो ऐसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे ये डीमक्स है, ठीक है। इट हैज ओनली वन इनपुट लाइन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 की पावर n बनेगी हमारे पास आउटपुट लाइन्स, और जो n है वो बनेगी हमारे पास n सेलेक्ट लाइन्स। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो आपने देखे होंगे ज़रूर से। जो टाइप्स होते हैं वो बनते हैं 1:2 डीमक्स, है ना। इसके अलावा 1:4 डीमक्स, इसके अलावा 1:16 डीमक्स, इसके अलावा 1:32 डीमक्स, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर्स। अब इसके साथ ही हमारा जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के रिगार्डिंग कंटेंट था वो ख़त्म होता है। आई होप आपने पूरे कॉम्बिनेशनल सर्किट को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में, ठीक है। अब हम रेडी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। जो DSSP TGT और PGT कंप्यूटर साइंस में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना भी हमने आज पढ़ा है उसको देखते हुए हम डेफिनेटली आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 to n भी बोल सकते हैं, या फिर 1 क्रॉस n भी कह सकते हैं, ठीक है, डी मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डैश इज अ डिवाइस दैट कंबाइंस अ लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइंस इनटू अ हाई स्पीड लाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ना देके आपको एक डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ है। देखो बोला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइंस, मतलब 2 की पावर n इनपुट लाइंस हैं और इनटू ए हाई स्पीड लाइन। तो एक हमारे पास क्या हो गया है, आउटपुट लाइन है, वन आउटपुट लाइन। तो 2 की पावर n इनपुट लाइन से वन आउटपुट लाइन पे जाने के लिए वी नीड अ सर्किट विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सर। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और फिर आंसर करना है। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर के यूज से क्या होता है, हमारा जो लॉजिक डिजाइन है वो ऑब्वियसली सिंप्लीफाइड रहता है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल लॉजिक सर्किट्स आप एक सिंगल आईसी यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर की। इसके अलावा मिनिमाइजेस आईसी पैकेज काउंट, बिल्कुल ठीक बात है। एंड लास्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो रिजल्ट हमें मल्टीप्लेक्सर से मिलता है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही होता है, आपको अलग से के मैप लगा के सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैरी इन हाफ एडर। तो आप जानते हो कि हाफ एडर के अंदर कैरी कैसे लिखते हैं, कैरी लिखते हैं हम ए बी से। तो अगर आपको एक्सप्रेशंस याद होंगे तो डेफिनेटली गलती होगी ही नहीं। और अगर हम बात करते हैं सम की, तो सम लिखते हैं हम ए और बी से। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन अ मल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस इज एन एंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इज एम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमने अभी क्या सीखा है, हमने ये सीखा है, बात करें मल्टीप्लेक्सर की तो ये होता है 2 की पावर n टू 1 होता है, और जहां पर n क्या होती है, सिलेक्शन लाइंस होती है, आपको ये याद है मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस है वो n है, ठीक है। अगर ये आपके n के इक्वल है, और क्या बोला हुआ है, जस्ट अ मिनट, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इनपुट लाइंस है उसे आपको n मानना है। तो हमने इनपुट लाइन को क्या मान लिया, n मान लिया, और सिलेक्शन लाइंस को हमें m मानना है, हमने m मान लिया, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि जो आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सिलेक्शन लाइंस होती है ना वो ही पावर में आती है इनपुट लाइन के। तो अगर m सिलेक्शन लाइंस है हमारे पास, तो हमें इनपुट लाइन कितनी मिलेगी, इनपुट लाइन मिलेगी 2 की पावर m, और 2 की पावर m ही हमें n दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब 2 की पावर m इज इक्वल टू n इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपको इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम ही है, कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पे इन्होंने लेटर्स चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि m सिलेक्शन लाइंस है हमारे अकॉर्डिंग, n अगर सिलेक्शन लाइंस है तो 2 की पावर n क्या होती है, इनपुट लाइंस होती है। लेकिन यहाँ पर अगर m सिलेक्शन लाइंस है तो उसको पावर में डाल दो 2 की, तो 2 की पावर m अब बन गई इनपुट लाइन विच इज इक्वल टू n गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज in a demultiplexer the number of output line is n and the number of selection line is m, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सेम है, हमने याद क्या कर रखा है कि डी मल्टीप्लेक्सर में 1 होती है इनपुट लाइन और 2 की पावर n होती है सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है। ये इनपुट होती है और ये आउटपुट होती है, सिलेक्शन लाइन्स बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज इन अ डी मल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन इज n एंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इज m, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर के रिस्पेक्ट में पूछ लिया गया है। तो हमें पता है कि डी मल्टीप्लेक्सर में 1 होती है इनपुट लाइन और 2 की पावर n होती है आउटपुट लाइन। तो ये इनपुट हो गई, ये क्या हो गई, आउटपुट हो गई, और जो ये n है ये होती है सिलेक्शन लाइन्स या फिर सेलेक्ट लाइन्स कह सकते हो। तो करना क्या होता है हमें यहाँ पे आपको बोला हुआ है जो आउटपुट लाइंस है उसे n मानना है और जो सिलेक्शन लाइंस है उसे m मानना है। अगेन 2 की पावर m करने पर इनपुट सॉरी आउटपुट लाइन आनी चाहिए विच इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बोरो इन हाफ सब्ट्रैक्शन, नहीं सब्ट्रैक्टर होगा ये, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो बोला क्या हुआ है कि हाफ सब्ट्रैक्टर में बोरो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हो बोरो के लिए हम यूज करते हैं ए डैश बी का फॉर द बोरो। और अगर हम बात करें डिफरेंस की, हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस विल बी सेम एज सम इन द हाफ एडर। तो ये बन जाता है ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, बोरो के लिए ए डैश बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज what is the relation between n select lines and m input line in a
मल्टीप्लेक्सर। तो आप जानते क्या हो कि अगर हमारे पास n सिलेक्शन लाइंस क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको पता है जो भी इनपुट लाइन बनेगी वो 2 की पावर n बनेगी, और 2 की पावर n को यहाँ पर m बोला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो एक ही चीज को बार बार उन्होंने घुमा घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। अ प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म ऑफ द लॉजिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश वाइल अ सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके अंदर जो सम टर्म्स होती है उन्हें हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म क्या होती है? वो सम टर्म जिसमें सारे के सारे बुलियन वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एसओपी के अंदर तो जो प्रोडक्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मिन टर्म्स। यहाँ लिखा हुआ है मिनी टर्म्स, दिस इज नॉट मिनी टर्म्स, दिस इज मिन टर्म। तो दिस इज मिन टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट्स ओनली वन इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर सेवरल आउटपुट लाइन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि वो लॉजिक सर्किट जो एक सिंगल इनपुट लेता है और उसे सेवरल आउटपुट पे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वन इनपुट लाइन और 2 की पावर n क्या हो गई आपकी आउटपुट लाइन, वेयर n इज द सिलेक्शन लाइन। तो आंसर बनेगा हमारा डी मक्स, डी मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट इज अ डेसिमल टू बाइनरी कोडेड इनकोडर, ठीक है, हैव डैश इनपुट लाइन एंड डैश आउटपुट लाइन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डेसिमल से बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। आप जानते हो डेसिमल का जो बेस है वो होता है 10 और जो बीसीडी होता है वो होती है 4 बिट के अंदर रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर 10 हो गई इनपुट लाइन और 4 क्या हो गई? आउटपुट लाइन्स। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है, आपकी जो रिविजन है वो बहुत अच्छे से हो पाई है फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबके साथ आप शेयर करें ताकि सबकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।